छोटी बहन चिल्लाती है कि वो हमारे हीरो को छोड़ दे। हाँ की बहन सबसे छोटी से पूछती है कि वो हंट्रेस के साथ कैसे आ गई। सैनसन रोने वाली लगती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती। इस पर लाल बालों वाली उसे डांटने लगती है कि वो ऐसे गायब कैसे हो गई। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के हल्के थपथपाने महसूस होते हैं। तभी हमारा प्रोटैगोनिस्ट उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि अभी डांटने का वक्त नहीं है, क्योंकि लाल बालों वाली लड़की का लिंग परिवार पूरी तरह से खत्म होने वाला है। शिकारी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उसे पहले से पता है। हमारा लड़का और उसकी बहनें हैरान रह जाती हैं। तांग परिवार की लड़की कहती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे कुछ बहुत जरूरी बताना है। सब ध्यान से सुनने लगते हैं। वो पूछती है कि क्या उन्होंने अपने सिस्टम्स को एक्टिवेट कर लिया है। प्रोटैगोनिस्ट और उसकी बहनें उस सवाल पर जम जाती हैं, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहते हैं। वो समझाती है कि उन्हें शायद कुछ अजीब पावर्स और एबिलिटीज मिली होंगी। उसकी भावी पत्नी मुस्कुराती है और पूछती है कि क्या वो सच में मिरेकल्स यानी चमत्कारों पर यकीन करते हैं। प्यारे तरीके से सब सिर हिलाकर नहीं कहते हैं। भावी पत्नी छोटी सैनसन को गले लगाकर कहती है कि हर चमत्कार के साथ एक भयानक कीमत आती है। ट्रेलिंग्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। छोटी सैनसन शिकारी की गोद में सिर रख लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। वो जवान औरत बताती है कि छोटी लड़की ने अपने प्यारे भाई बहन खो दिए थे और अकेली रह गई थी। एक झटके में छोटी सैनसन को याद आता है जब उसकी बहनों को उससे छीन लिया गया था। अकेली होने पर उसने पता लगाया कि उसकी डिवाइन अवेकनिंग की ताकत दूसरों की शक्तियां चुराने की थी। इसके साथ वो दूसरों के दिव्य जागरण और स्किल्स चुरा सकती थी। और इस अराजक दुनिया में वो एक डरावनी विलन बन गई जिससे सब कांपते थे। लेकिन आखिर में उसने अतीत में लौटने का तरीका खोज लिया, अपनी सारी शक्ति त्याग कर, सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्यारे लोगों को बचा सके। एमसी सदमे में पूछता है कि क्या छोटी सैनसन सच में रीबॉर्न यानी पुनर्जन्मी हुई थी। छोटी लड़की शर्माते हुए सिर हिलाती है। शिकारी हंसती है और कहती है कि ये छोटी लड़की एक निर्दयी दानव है। अपने पिछले जीवन में सैनसन एक शक्तिशाली विलन थी जिससे सब डरते थे। वो जवान पत्नी बताती है कि सिस्टम इंटरफेस दरअसल सैनसन की मानसिक प्रोजेक्शन है। तीनों भाई बहन अपनी सिस्टम स्क्रीन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हुए। वो आगे बताती है कि हर बार जब वो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो वो सैनसन की शक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है। जैसे ही वो ये कहती है, बैठी हुई छोटी सैनसन से एक दिव्य आभा निकलने लगती है। वो बताती है कि जो डिवाइन अवेकनिंग एबिलिटीज उन्हें मिली हैं वो उसकी रिसर्च का नतीजा है। अपने पिछले जीवन में उसने कई बार लगभग जान गंवाने वाले डिवाइन एक्टिवेशंस झेले थे। हमारा हीरो फिर पूछता है कि उसकी डिवाइन अवेकनिंग कहाँ से आई और सैनसन ने वो कैसे पाई। वो जवान औरत बताती है कि सैनसन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति त्याग दी थी। ऐसा करने के लिए उसने राजधानी के इनर सर्कल में घुसपैठ की और म्यू परिवार के मुखिया को हराया। उसे वो शक्ति पाने के लिए कई मुश्किलों और लड़ाइयों से गुजरना पड़ा। ये सुनकर सब सैनसन की तरफ दौड़ते हैं। वे सब छोटी सैनसन को एक साथ गले लगा लेते हैं। सब एक साथ लिपटकर भावुक हो जाते हैं। एक प्यारा और दिल छू लेने वाला सीन। छोटी सैनसन खुशी के आंसुओं में रोती है कि वो फिर से अपनी बहनों के साथ है। दृश्य बदलता है। एक टूटी फूटी सी बार में एक अजीब धुन बज रही है। अंदर एक सुनहरे बालों वाली लड़की पोल डांस कर रही है। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का अंदर आता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। हेट्रोक्रोमिया वाली लड़की, जिसकी आंखें 2 रंग की हैं, उस लड़के को धन्यवाद कहती है और उसे बुलाती है। अचानक वो औरत अपनी टांग उठाकर उस सुनहरे लड़के के चेहरे के पास ले आती है। बिना सोचे समझे वो लड़का उसके पैर को सूंघता है और कहता है कि ये तो कमाल है। तभी एक हरे बालों वाला लड़का आता है और पूछता है कि क्या ब्लॉन्डी ने अपना दिमाग खो दिया है। वो तुरंत गंभीर हो जाता है और महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। उसी वक्त वो लड़का चक्कर महसूस करने लगता है। वो दोनों, लड़की और हरा बालों वाला लड़का, एक बुरी मुस्कान के साथ अपनी असली नीयत दिखाते हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का गिड़गिड़ाता है कि वो उससे कुछ मत करें। अगले सीन में ब्लॉन्डी एक बेसमेंट में बंधा हुआ दिखता है, जबकि वही औरत उसे सताती है। वो डरावना पोज बनाकर मुस्कुराती है। एक रहस्यमय बटलर आता है और कहता है कि बेहतर होगा अगर वो सब कुछ बता दे, कुछ भी छिपाए बिना। बटलर का चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। वो सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी जान की भीख मांगते हुए बताता है कि उसका मिशन बीस्ट्स की एक लहर को रोकना था। बूढ़ा आदमी कहता है कि आगे बोलो। वो कहता है कि जानवरों को हराने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। बूढ़ा आदमी गुस्से में कहता है कि उसे उसके बेटे से उलझना नहीं चाहिए था। डर के मारे ब्लॉन्डी कहता है कि वो नहीं था, बल्कि 3 नकाबपोश लोग थे।
बूढ़ा आदमी चौंकता है और पूछता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और उनके नाम क्या थे। लड़का कहता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वो दूर था। उसने बस 2 लड़कियों और एक बच्चे को देखा था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। 2 लड़कियां और एक बच्चा। फिर वो पूछता है कि वो किस टीम का हिस्सा है और उसका कप्तान कौन है। सूट पहने बूढ़ा आदमी चौंक जाता है जब सुनता है कि वो रेड पोमेग्रेनेट टीम का हिस्सा है। ये सुनते ही उसे एक पोर्टल याद आता है जिसमें बहुत ताकतवर जीव थे। वो फिर मुड़कर उस औरत से कहता है कि इस लड़के का ख्याल रखो। कैदी डर के मारे चिल्लाता है, कहता है कि उसने उसे छोड़ने का वादा किया था। निर्दयता से सुनहरे लड़के के चेहरे पर प्लेटफॉर्म जूते से वार किया जाता है। वो औरत उसके चेहरे पर पैर रखती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने उसे सताने का वादा नहीं किया था, लेकिन उसे एक मिसाल कायम करनी थी। ये कहकर वो बेसमेंट से निकल जाता है। अगले ही पल वो रात के बीच एक ऊंची इमारत की छत पर दिखाई देता है। वो आदमी छत पर चलता है और नीचे झांकता है जहां जमीन पर कुछ दरारें दिख रही होती हैं। वो झुककर उन दरारों को ध्यान से देखता है और अपने हाथ से उन्हें छूता है। अचानक जमीन से एक अजीब ऊर्जा चमकने लगती है। वो इमारत के दूसरे हिस्से में जाकर और जांच करता है। सब देखकर वो एक नतीजे पर पहुंचता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो आदमी प्रोटैगोनिस्ट की छोटी बहन को घायल हालत में पकड़े हुए है। वो सोचता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसे अपनी थ्योरी कंफर्म करनी होगी। सीन हमें वापस ले जाता है उस बार में जहां एक नियॉन साइन चमक रहा है। अंदर एक ब्लॉन्ड औरत ग्राहकों के लिए काफी सेंसुअल डांस कर रही होती है। उसी वक्त हरे बालों वाला एक लड़का कमरे में दाखिल होता है और हमारे हीरो के बटलर को लॉर्ड कहकर संबोधित करता है। बटलर, जो कुछ गर्म पी रहा था, पूछता है कि क्या उसे कोई नई जानकारी मिली। तब वो लड़का एक फोटो दिखाता है और कहता है कि अपने टारगेट को ट्रैक करना काफी मुश्किल था। वो बताता है कि टारगेट एक डी रैंक बेकार बंदा था जो 3 बहनों के साथ रहता था और 6 महीने पहले मर गया। क्लोजअप में हम फोटो देखते हैं, वो हमारे हीरो की पिछली जिंदगी की तस्वीर है जिसमें वो तीनों लड़कियों के साथ खुश नजर आ रहा है। लॉर्ड उस फोटो को देखता है और कंफर्म करता है कि यह सब आधा साल पहले हुआ था। फिर उसे याद आता है कि उसी वक्त हीरो की मॉम और डैड लू फैमिली के बीस्ट को हंट करने गए थे। हम फिर कई इमेजेस देखते हैं उस मिशन की जिसने हमारे हीरो की तबाही और एक मॉन्स्टर के उभरने का कारण बना। बटलर को वो 2 लड़कियां याद आती हैं जिन्होंने उस नौजवान की रक्षा की थी और वो खजाना जो उसे मिला था। वर्तमान में हरे बालों वाला आदमी एक चमकता हुआ नीला और बटलर को देता है। वो अपने बॉस को ये चीज ऑफर करता है और इनाम के लिए धन्यवाद देता है। बटलर फिर जाने लगता है और गंभीर नजर से वादा करता है कि वो अपने बेटे का बदला जरूर लेगा। इसके बाद सीन कट होता है। एक बेबी बोतल में दूध रखा है टेबल पर। कमरे में एक बहन पूछती है कि हमारे हीरो को क्या हुआ जो बस उस बोतल को घूर रहा है। वो बहन उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। हीरो सोचता है कि आम लोग सिर्फ बी रैंक के पीक तक ही क्यों पहुंच पाते हैं जबकि नोबल्स उससे आगे निकल जाते हैं। उसकी बहन नीचे झुककर समझाती है कि इंसानों की लिमिट सच में बी रैंक तक ही है और ये पूरा सिस्टम नोबल हाउसेज ने बनाया है। वो बताती है कि मकसद था ये भ्रम फैलाना कि वो बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं और उन्हें ही दुनिया पर राज करना चाहिए। दोनों इस खुलासे से हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि उसे ये सब अपनी पिछली जिंदगी में पता चला था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो छोटी लड़की पहले एक पावरफुल विलेनेस थी और राजधानी के फैमिली वाले जानते हैं कि एस रैंक तक पहुंचने का राज क्या है। वो आगे बताती है कि 8 बड़े कबीले जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं एक और भी ऊंचे इवोल्यूशन का सीक्रेट छिपाए बैठे हैं। हमारा हीरो हैरान होकर पूछता है कि एस रैंक के आगे क्या होता है। लड़की गुस्से में जवाब देती है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो जागे हुए लोगों को ह्यूमन पावर प्लांट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। वो फिर कहती है कि वो दुनिया को तबाह करना चाहती थी लेकिन उसे अपने भाई को बचाने का तरीका मिला और वो हंट्रेस के साथ वापस आई। हीरो उसका हाथ पकड़कर वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसकी बहन रोती हुई मुस्कुराती है और कहती है कि वो और बाकी सब उसके साथ लड़ेंगी। हीरो उसे दिलासा देता है लेकिन तभी उसकी फियांसे दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और कहती है कि उनका ये प्यारा सा मोमेंट अब एक बड़े क्राइसिस से टूटने वाला है। हमारा लड़का और उसकी बहन चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। फियांसे बताती है कि लू फैमिली का पुराना बटलर किसी को लेकर आया है। ये सुनकर दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखते हैं। वो फिर मुस्कुराकर बताती है कि वो बटलर कह रहा है कि जो शख्स आया है वो एमसी की माँ का बचपन का दोस्त है। हीरो पूछता है कि इससे क्राइसिस का क्या लेना देना। उसकी फियान जवाब देती है कि अगर बटलर लेडी लू के किसी पुराने दोस्त को लेकर आया है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं और सीन शिफ्ट होता है। फियान को एक मेड शिष्टाचार सिखा रही होती है। सख्त चेहरे वाली नौकरानी उसे बताती है कि ट्रेनिंग पोस्ट्योर से शुरू होगी
लेकिन फियान बोर होकर कहती है कि उसे समझ आ गया। नौकरानी उसे डांटती है कि उसने हाथ जेब में क्यों डाले हैं, ये घर के नियमों के खिलाफ है। झल्लाकर फियान पूछती है कि तुम खुद को क्या समझती हो जो मुझे छूने की हिम्मत कर रही हो। नौकरानी घमंड से कहती है कि वो लेडी एल की दोस्त है। इसी बीच बैकग्राउंड में गार्ड्स एक नौजवान को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। क्लोजअप में हम देखते हैं सिल्वर बालों वाला लड़का गुस्से में चिल्ला रहा है जब उसे सिक्योरिटी ले जा रही है। नौकरानी कहती है कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन आम है और कुछ भी एंगेजमेंट से ज्यादा जरूरी नहीं है। परेशान होकर फियान बस आ भरती है और कहती है कि उसे समझ आ गया। इसके बाद वो चुपके से अपने हाथ से एक छोटा लाल ऑब्जेक्ट उछालती है। वो चीज तेजी से उड़कर उस लड़के की शर्ट के कॉलर से चिपक जाती है। तुरंत ही उससे एक सफेद फूल निकलता है जो असल में एक लिसनिंग डिवाइस है। फियान मुस्कुराती है क्योंकि वैसा ही फूल उसके कान पर भी उभर आता है ताकि वो सुन सके। फूल के जरिए वो सुनती है कि वो लड़का बटलर को गालियां दे रहा है और पूछ रहा है कि उसे किसने भेजा। स्पाइंग सेशन के बाद फियान वापस कमरे में आती है जहां दोनों भाई बहन हैं। हीरो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या फैंटम ब्लड वाइन को जासूसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। मुस्कुराते हुए वो बताती है कि वो और सैनसन एक मशहूर असैसिन डुओ थे। हीरो की बहन पूछती है कि उसे क्या जानकारी मिली। फिर वो छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वो आदमी उसकी माँ का लवर है, क्या उसकी मॉम के बहुत सारे अफेयर्स थे। ये सुनकर हमारा हीरो हैरान रह जाता है। फिर वो याद करता है कि उसने अपनी माँ को उस आदमी के साथ देखा था जब वो खुद उसके पेट में था। उसे याद आता है कि बाद में उसकी माँ हमेशा उसे साथ ले जाती थी उस आदमी से मिलने के लिए। हम देखते हैं कि उसकी माँ उसे गोद में लिए हुए सड़क पर चल रही है और इधर उधर देख रही है। उसकी यादों में वो आदमी उसे फिटिंग रूम में खींच लेता है। वो उसे गले लगाता है और माँ शिकायत करती है कि बच्चा बहुत खाता है और कितना झंझट है। इसके बाद दोनों काफी करीब आने लगते हैं और हीरो जो उसकी बाहों में है बस पसीने में तरबतर होकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखता रह जाता है। सीन और भी ज्यादा इंटीमेट हो जाता है और वो बच्चा, हमारा हीरो, बस असहज होकर सब झेलता है। वापस वर्तमान में उसकी फियान कहती है कि ये तो नॉर्मल है, उसके डैड के भी अफेयर्स हैं। हीरो फिर सोच में पड़ जाता है कि अगर ये इतना आम है तो फिर बटलर ने उस आदमी को बंद क्यों कर दिया। इस सवाल पर उसकी बहन भी गहरी सोच में डूब जाती है। वो फिर फियान की तरफ देखती है मानो जवाब की उम्मीद हो। बहन कहती है कि शायद लू फैमिली को शक है कि वो उनका असली बेटा नहीं है। फियान सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि ये बहुत मुमकिन है, वरना उसे लाने की कोई और वजह नहीं होती। ये सुनकर हीरो अपने हाथ बांधकर थोड़ा नाराज दिखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान लौट आती है। वो अपनी बहन से कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास रीइंकर्शन एबिलिटी है। उसकी बहन हैरान होकर उसकी तरफ देखती है, चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाती है और उसकी बात मान जाती है। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है और वो तीनों चौंक जाते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस, अबे बेसुरा कहीं का।